तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम जो कल हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उसको हम आज उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और हमने कल जो स्टार्ट किया था वो एक बार मैं बता दूं आपको, उसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप इस चैनल पे आप जाएंगे मेरे चैनल पे तो उस पे आपको प्लेलिस्ट पर भी आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ पर सर्च करेंगे A5R5, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे ऊपर आएगा, C++ करेंगे तो आपको वहाँ पर मेरी वीडियो मिल जाएगी पार्ट 1 की, जो मैंने कल पढ़ाया था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पढ़ रहे थे उसमें हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहे कोई सी भी हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने बताया था कि कैसी प्रोग्रामिंग होती है और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कैसे अलग होती है। ठीक है, जो सी लैंग्वेज होती है वो C++ से कैसे अलग होती है, आप ये कह सकते हैं उसको एज अ एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कोई सी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हों, चाहे आप C++ पढ़ रहे हो जो हमारे सिलेबस में है, या फिर आप जावा पढ़ रहे हों, या फिर आप C# पढ़ रहे हों, या फिर आप .NET पढ़ रहे हों, इन कोई सी भी लैंग्वेजेस में ये सारी लैंग्वेजेस क्या हैं कि सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सो बेसिकली इनमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वो यही सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी पाइथन है, जो हम ओ लेवल में पढ़ते हैं, ओ लेवल में जो हमारा एक मॉड्यूल है पाइथन, उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ करे जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम उन प्रोग्रामिंग्स में डिटेल्स में नहीं जाएंगे आज, वो हम कभी समझेंगे किसी और दिन। अभी हम अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं। तो सिलेबस में बेसिकली हमारे पास जो मेन फोकस हमारा है वो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इनको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर फीचर्स आपके पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप्स, तो आप उसमें इस का आंसर लिख सकते हो। सो बेसिकली चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम इसके बारे में समझते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, वो बेसिकली 8 तरीक़ों से हम कह सकते हैं 8 कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। इसमें और अगर आप एडवांस पढ़ते हैं तो आपको और कॉन्सेप्ट मिलेंगे, लेकिन अभी हम एक बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, सो हमें इन 8 कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होना पड़ेगा। तो 8 कॉन्सेप्ट्स में हमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है, दूसरा हमारा हो जाता है क्लासेस, तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, चौथा है इनहेरिटेंस, पांचवा है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, और 6th नंबर पे है हमारा डाटा एनकैप्सुलेशन, और 7th नंबर पे है डायनेमिक बाइंडिंग, और 8th नंबर पे है हमारा मैसेज पासिंग। सो ये है हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ होते हैं। अब बेसिकली मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है उनका, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सो बेसिकली बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक डाटा और एक फंक्शन का एक कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप शो करते हैं, और कई ऑब्जेक्ट्स एक मिलकर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मॉडल बनाते हैं। तो उसी को, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स से मिलकर हम कई कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासेस पढ़ लेते हैं। व्हाट आर दी क्लासेस? सो क्लास क्या होती है, एक पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो हम कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक क्लास जो होती है हमारी, वो एक बहुत मेजर रोल निभाती है, स्पेशली जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम इसके डेप्थ में जाते हैं तो हम यहाँ पर मिलता है अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज़ फॉर डाटा पार्ट एंड सम प्रोग्राम पार्ट आर कलेक्टिवली। ठीक है, सो जो क्लास होती है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है। ठीक है, एक बेसिक डेफिनेशन में अगर आपको इसको कहना चाहते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि दीज आर दी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
इनको कलेक्ट करके हम क्या बना रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको ही क्या बोल देते हैं, इसको ही क्लास बोल देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज क्लास। ठीक है, इन C++ क्लास बाइंड टुगेदर डाटा एंड मेथड विच वर्क एज फंक्शन। यहाँ पर सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पर डाटा ऑब्जेक्ट्स को मैंने मिला दिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना था मुझे। जो डाटा और मेथड्स होते हैं हमारे, वो मिलाकर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और यही मेन प्रॉपर्टी यहाँ पर C++ में हमारे लिए बनती है। इट इज़ अ कीवर्ड इन C++। सो जो क्लास है वो एक तरीके का कीवर्ड वर्क करती है हमारी इन C++ में। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इट इज़ अ न्यू डाटा टाइप दैट कंटेन मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन दैट ऑपरेट द वेरिएबल्स। सो एक डेटा टाइप की जैसे भी वर्क कर सकती है, जो क्या कंटेन करती है, जो मेंबर वेरिएबल्स, मतलब कि जिस उस पर्टिकुलर क्लास में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनको कंटेन करती है, और उसमें फंक्शन, क्या क्या फंक्शन हमने बनाए उन फंक्शन को कंटेन करती है, दैट ऑपरेट्स द वेरिएबल। फंक्शन क्या करते हैं, वेरिएबल को ऑपरेट करते हैं। सो वो चीज़ें। अब अगर हम इसका सिंटैक्स देखना चाहें तो बेसिक सिंटैक्स आपको ये जावा में भी मिलेगा। ठीक है, आप जावा अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही सिंटैक्स यूज़ होता हुआ मिलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर नीचे जाते हुए, तो सिंटैक्स हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्लास नेम, ठीक है, करली ब्रेसेस, पब्लिक डाटा एंड फंक्शन। सो जो हमारे क्लास हैं उसमें हम स्पेसिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफायर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, जो हम किसी भी डाटा को हम स्पेसिफाई करते हैं कि वो डाटा प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा या प्रोटेक्टेड होगा। तो उसी स्पेसिफायर्स का यूज़ करके हम क्लास में उसको यूज़ कर सकते हैं डाटा और फंक्शन में। तो एक इसका बेसिक सिंटैक्स है। इसको आप इम्पॉर्टेंट मतलब जब आप आंसर लिखेंगे इसका, तो उसमें आप शो कर सकते हैं। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप इसको शो कर सकते हैं, और साथ में इसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट्स की तरफ। सो व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स आर दी बेसिक रन टाइम एंटिटी इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। सो दीज आर द एंटिटीज़। एंटिटीज़ का मतलब क्या होता है? एंटिटीज़ का मतलब होता है पर्टिकुलर, हम किसी चीज़ को दर्शा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर स्कूल में एक प्रिंसिपल क्या है, एक प्रिंसिपल एक एंटिटी है, और क्लास टीचर भी एक एंटिटी है, और स्टूडेंट भी एक एंटिटी है। जैसे हम बेसिक मॉडल जब हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, या फिर हम जो हमारा 8th मॉड्यूल है सिस्टम एनालिसिस, उसमें हम पढ़ेंगे कि एंटिटी क्या होती है। तो एंटिटी का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर स्कूल है, उसमें जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल जो हैं हमारे, वो एक एंटिटी हैं, और वो प्रिंसिपल किससे कनेक्टेड है? वो प्रिंसिपल हमारे स्कूल के टीचर्स से कनेक्टेड हैं। तो टीचर्स एक एंटिटी हो गई हमारी, और एक स्टूडेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो द एंटिटी। सो दीज आर पर्टिकुलरली द एंटिटीज़। सो ऑब्जेक्ट का वर्क क्या होता है? ऑब्जेक्ट का वर्क होता है बेसिक रन टाइम एंटिटीज़ होती हैं जी। बेसिक रन टाइम क्यों बोल रहे हैं? मैंने रन टाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इनके बिना काम नहीं होगा। कोई भी आप फंक्शन बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट्स के बिना आपका काम नहीं हो सकता। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इज़ सिमिलर टू डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। सो ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें बनाना, जो हम वेरिएबल्स को अगर हमें शो करना है या फिर वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना है, तो वो ऑब्जेक्ट्स की मदद से ही कर सकते हैं हम। दे में रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। अब आप बोलेंगे कि जो क्लास थी उसमें भी तो हम वेरिएबल बना रहे थे। सो बेसिकली क्लास में हम क्या करते हैं? क्लास में हम वेरिएबल स्टोर कराते हैं। क्या कराते हैं? क्लास में हम वेरिएबल स्टोर कराते हैं, और ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं? वेरिएबल को कॉल करते हैं। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की फंक्शनैलिटी को शो करते हैं कि कैसे वो वेरिएबल फंक्शन करेगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपको
मैंने बता दिया। उसके बाद दे मे रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ बैंक अकाउंट, अ टेबल ऑफ डाटा और एनी आइटम दैट द प्रोग्राम हैज़ टू हैंडल। सो बेसिकली मैंने आपको एंटिटी का मतलब बताया कि एंटिटी का मतलब क्या होता है। एक पर्सन को दर्शा सकते हैं, एक बैंक अकाउंट को दर्शा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बैंक का एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जो बैंक अकाउंट होता है आपका, उसमें आपके एक सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। उसमें आपकी एक पीपीएफ अकाउंट भी हो सकता है, उसमें आपकी एक एफडी भी हो सकती है, उसमें आपकी एक आरडी भी हो सकती है। सो बेसिकली दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। सो C++ a program is executed the object interact by sending message to one another। सो बेसिकली मैसेज को सेंड करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम C++ में यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। सिंटैक्स अगर हम देखें तो क्लास नेम और साथ में ऑब्जेक्ट का नेम हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जब एग्जांपल्स में बताऊंगा मैं आपको C++ के बेसिक्स, तो उसमें प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो बेसिकली व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक फीचर है जो अनेबल करता है क्लास प्रोवाइड करने के डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स हैविंग द सेम नेम। डिफरेंट मेथड्स को शो करता है हैविंग द सेम नेम, मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक क्लास टीचर जो है वो एक मॉनिटर के रूप में भी काम कर रहा है, नहीं, एक स्टूडेंट जो है वो एक मॉनिटर के रूप में भी काम कर रहा है और वो एज अ कैंडिडेट भी काम कर रहा है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स को शो कर रहे हैं। जैसे कि एक हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, किसी भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम जिसको हम बोलते हैं, उसका वर्क क्या होता है, उसका वर्क रेवेन्यू भी होता है और उसका वर्क और लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी होता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये डिफरेंट फंक्शनैलिटी कर रहा है। सो किसी भी मेथड को या किसी भी फंक्शन को उसमें हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी को शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो किसकी मदद से होती है हमारी। सो पॉलीमॉर्फिज्म में हम ओवरलोडिंग की मदद से पॉलीमॉर्फिज्म शो कर सकते हैं। अब ओवरलोडिंग कितने तरीके की होती है, तो ओवरलोडिंग हमारी दो तरीके की होती है। पहली होती है फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरी होती है हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये दो तरीके की ओवरलोडिंग है। अब हम आ जाते हैं इनहेरिटेंस में। सो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना। इनहेरिट मतलब कि पहले तो आप हेरिटेंस का मीनिंग समझिए। हेरिटेंस का मतलब होता है हैरार्की शो करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर, ठीक है। फिर आपके फादर हो गए, ठीक है। अब फादर के फिर चाइल्ड हो गया, फादर के बाद फिर चाइल्ड हो गए, चाइल्ड में फिर आपके चाइल्ड हो गया, ठीक है। सो ये क्या है, एक हायरार्की शो कर रहा है, पहले ग्रैंडफादर, फादर, फिर चाइल्ड। सो बेसिकली जो इनहेरिटेंस एक जो मतलब जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, उसका भी यही वर्क है, ये हायरार्की को शो करता है। अब किस चीज़ की हायरार्की को शो करता है, ये ऑब्जेक्ट की हायरार्की को शो करता है पर्टिकुलर मेथड में। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। जैसे हमने अभी क्लासेस में पढ़ा था, उसमें जो सिंटैक्स था उसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे थे। सो बेसिकली जब हम पहली क्लास बनाते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट में जो पैरामीटर्स देते हैं,
उन पैरामीटर्स को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली दैट इज़ ओनली द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस प्रोवाइड लैंग्वेज रीयूजेबिलिटी। सो हम रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को जो भी हमने फंक्शन बनाया उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, या पर्टिकुलर एक पूरे प्रोग्राम को ही हम रन कर सकते हैं, या फंक्शन को रन कर सकते हैं। उसकी हम जो वैल्यूज़ होती हैं उसको इनहेरिट करके हम दूसरे प्रोग्राम में रन कर सकते हैं। ठीक है। इन C++ देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास। सो C++ में हम आगे पढ़ेंगे कि 5 डिफरेंट क्लास की हमारे पास इनहेरिटेंस पाई जाती हैं। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टीपल लेवल और हायरार्किकल और हाइब्रिड, ये 5 तरीके की पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन पर। सो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन। सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ की एसेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिना उसकी डिटेल्स को एक्सप्लेन करे हुए। जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं उस दूसरी क्लास में, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट उस पहली क्लास को शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, हम पहली क्लास को शो कर रहे थे। एब्स्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, हम उस पहली क्लास की कोई भी फीचर्स को नहीं दिखा रहे हैं, हम उसके बैकग्राउंड को ही नहीं शो कर रहे हैं। सो दैट इज़ ओनली द डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन हमारा 2 तरीके का होता है। पहला है हमारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस। डाटा एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस मतलब कि हम यहाँ पर स्पेसिफायर का यूज़ कर रहे हैं। सो स्पेसिफायर्स हमारे 3 तरीके के होते हैं जो अभी हमने पढ़े थे। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड हमने जो स्पेसिफायर्स पढ़े थे, इनकी मदद से हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन करते हैं उस क्लासेस में। अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल, यूज़ ऑफ पावर फंक्शन। तो हेडर फाइल में जो हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन करते हैं उसमें हम पावर फंक्शन का यूज़ करते हैं। या आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। आगे चलते हैं हम अपना अगला कॉन्सेप्ट है जो हमारा, वो है डाटा एनकैप्सुलेशन। सो डाटा एनकैप्सुलेशन क्या है? द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज़ नोन एज एनकैप्सुलेशन। सो पर्टिकुलरली एक डाटा और एक फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रैप करने को हम क्या बोल सकते हैं? एनकैप्सुलेशन बोल सकते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब समझ सकते हो आप, एक कैप्सूल होता है, एक दवाई होती है कैप्सूल, उसमें 2 तरीके की दवाइयाँ, 2 तरीके के सॉल्ट मिले हुए होते हैं। ठीक है, वो एक कैप्सूल बनाते हैं। सो बेसिकली दैट इज़ वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है। सो एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन order to ensure that data structure and operator are used as intended and to make the usage model more obvious to the developer। बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि एनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि एक ऊप्स का एक मेन फीचर होता है कि ये डाटा सिक्योरिटी रखता है। सो डाटा सिक्योरिटी ये एनकैप्सुलेशन की मदद से ही करता है। यूजेज इंटेंडेड टू मेक द यूजेज मॉडल मोर ऑब्वियस टू द डेवलपर। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि मोर सिक्योर बनाने के लिए या मोर ऑब्वियस बनाने के लिए डेवलपर के लिए ये हम एनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। C++ प्रोवाइड द एबिलिटी टू डिफाइन क्लासेस एंड फंक्शन एज इट्स प्राइमरी एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म। सो क्लासेस और फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म को शो कर सकते हैं C++ में। ठीक है, C++ की एक एबिलिटी होती है कि किसी भी क्लास में हम किसी भी मेथड मतलब फंक्शन और वेरिएबल्स को उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। ठीक है, तो एक
एडवांटेज इसका हो गया, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। अब हम ये जो डायग्राम है इसकी मदद से मैं आपको बता देता हूँ कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। सो बेसिकली ऊपर जो आप देख रहे हैं वो कैप्सूल का फर्स्ट पार्ट है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है कैप्सूल का, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। दोनों को मिला के एक कैप्सूल बन रहा है, ठीक है। अभी ये कैप्सूल क्या है, ये एक पर्टिकुलर क्लास है, ठीक है। ये कैप्सूल क्या है, ये एक पर्टिकुलर क्लास है। सो एक क्लास में जो पहला पार्ट है वो है मेथड और दूसरा पार्ट है वेरिएबल। हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक क्लास के अंदर हम एनकैप्सुलेट कर दे रहे हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। डायनेमिक बाइंडिंग, अगला टॉपिक है हमारा डायनेमिक बाइंडिंग। सो बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग का मतलब होता है लिंकिंग। लिंकिंग मतलब लिंकिंग ऑफ फंक्शंस डेफिनेशन टू फंक्शन कॉल। सो बेसिकली जो फंक्शन हम कॉल करते हैं उस फंक्शन में उस फंक्शन को लिंक करना, मतलब कि एक फंक्शन बनाया हमने, उसका कुछ भी नाम रख दिया हमने फंक्शन ए, और दूसरा फंक्शन बनाया फंक्शन बी के नाम से हमने, जैसे फंक्शन ए हमने बनाया और फंक्शन बी नाम रख फंक्शन ए फंक्शन बी, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे ऐसे नहीं होता उसमें। जैसे फंक्शन ए है और फंक्शन बी है, तो हम क्या कर सकते, इन दोनों के बीच का एक लिंक बना रहे हैं हम। अब आप कहेंगे कि इसको लिंक कैसे किया गया, तो बेसिकली वही चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही एक सबसे स्पेशल फ़ीचर है कि हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ को ओवर कॉल करते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ को, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को ओवर कॉल करते हैं, तो इसी में हम फंक्शन को बाइंड कर देते हैं। सो डायनेमिक बाइंडिंग से समझने से पहले आपको पहले स्टैटिक बाइंडिंग को समझना पड़ेगा। तो स्टैटिक बाइंडिंग क्या है, टाइप ऑफ बाइंडिंग इन विच कंट्रोल हैड टू बी ट्रांसफर्ड एट टाइम ऑफ कंपाइलेशन। सो कंपाइलेशन के टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं, जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं उस टाइम पे जब हम जो कंट्रोल हमारे पास होता है उसमें स्टैटिक बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा बाइंडिंग इज़ डिलेड टिल रन टाइम और डन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो रन टाइम या फिर प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन होता है जब तक के लिए जब हम डिले कर देते हैं उसमें डायनेमिक बाइंडिंग आती है। सो ऊप्स में डायनेमिक बाइंडिंग यूज़ होती है, ठीक है। अगला है हमारा मैसेज पासिंग। इन C++ ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट ईच अदर बाय पासिंग मैसेज टू ईच अदर। सो मैसेज पासिंग का मतलब भी समझ गए होंगे आप, कि जैसे कि एक पर्टिकुलर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, सो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम कम्युनिकेशन बिठा रहे हैं, दैट इज़ ओनली द मैसेज पासिंग। अ मैसेज कंटेन द नेम ऑफ द मेंबर फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट टू पास। सो उस मैसेज में क्या होता है, उस मैसेज में हम मेंबर फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट जो हमें पास कराना है उसको हम शो करते हैं। नीचे जो मैंने लिखा हुआ है जो सिंटैक्स ऑब्जेक्ट डॉट मेथड पैरामीटर, इसमें क्या हम दिखा रहे हैं, हम इसमें ऑब्जेक्ट का नेम, जिस ऑब्जेक्ट में हमें उसको शो करना, जिस ऑब्जेक्ट से हमने उसको लिया, ठीक है। पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट्स हम अलग अलग बनाते हैं। सो जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको दूसरे ऑब्जेक्ट्स की उसमें हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की मतलब स्पेशली दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन बिठाना है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के फंक्शन को ले लेंगे और उसके पैरामीटर्स को ले लेंगे। सो जो ऑब्जेक्ट से लिया उस ऑब्जेक्ट की तो हमें वैल्यू चाहिए पड़ेगी। सो हम ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड और पैरामीटर ये यूज़ करके हम पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट में इसको कम्युनिकेट करा सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं, दैट इज़ ओनली द मैसेज पासिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ होते हैं हमारे किसमें, ऊप्स में। ये थे हमारी आज की ट्यूटोरियल वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही पूरी वीडियो बना दूँगा। पहले तो पूरा सिलेबस करेंगे हम, उसके बाद मैं उस वीडियो को समझाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।